वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी सर। चलिए आज हम लोग 12th क्लास का 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 9 चैप्टर हम लोग देखते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्रकार। अब हम लोग किरण प्रकाशिकी की तरफ पहुंचेंगे। हमारे पास जो यूनिट है इतनी देर तक हम लोग धारा विद्युत इसके बाकी जितने भी रहते हैं, अब हम लोग किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के पास हम लोग पहुँचते हैं। तो ये क्लास 12th में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के बारे में, जिसमें इससे पहले आप लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का एनालिसिस किया है। चैप्टर नंबर 8 में विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या थे, उससे पहले आप लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में किए थे। फर्स्ट चैप्टर में जो आवेश था, जिसमें आप लोग गतिमान आवेश के बारे में देखे थे, गतिमान आवेश एवं बल के बारे में देखे थे, जिसके अंतर्गत लॉरेंज बल देखे थे। उसके पहले आप लोग धारा विद्युत के बारे में देखे थे। फिर आप लोगों को विद्युत विभव और उसमें पहला जो चैप्टर है विद्युत विभव से रिलेटेड चैप्टर को देखे थे आप लोग। ठीक है, आज हम लोग नए यूनिट के साथ हम लोग मिलते हैं। नए यूनिट के साथ, नई चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के द्वारा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन किस तरीके से होता है, प्रकाश में विवर्तन किस तरीके से होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, परिवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, नियमित परिवर्तन क्या है, अनियमित परिवर्तन क्या है, दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, परवलय करार दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट कंटेंट के साथ। फर्स्ट कंटेंट है हमारे पास गोलीय दर्पण है। इसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं, खंड ए, खंड बी और खंड सी। ठीक है, तो पहला हम लोग खंड अ का देखेंगे, जिसमें गोलीय दर्पण से परावर्तन को, हम केवल गोलीय दर्पण से परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन, इसके प्रस्तावना को देखते हैं। मनुष्य के नेत्र को प्रकृति ने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दृश्य में, मनुष्य के नेत्र को प्रकृति ने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य में अव्यवस्थित रंगों को विभेदित करने में, अव्यवस्थित रंगों को विभेदित करने में सक्षम बनाया है। दृश्य क्षेत्र के विकिरणों की तरंग दैर्ध्य, दृश्य क्षेत्र के विकिरणों की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है, जिसे प्रकाश कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। मुख्यतः प्रकाश एवं उसकी संवेदना के कारण ही हम अपने चारों ओर के संसार को समझने में एवं उसकी व्याख्या करने में सक्षम हो पाते हैं। हम देख ही पाते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं तभी उसके बारे में एनालिसिस कर पाते हैं, जिसको नहीं देख पाते उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुख्यतः प्रकाश एवं उसकी संवेदना के कारण ही हम अपने चारों ओर के संसार को समझने एवं उसकी व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकृति में प्राप्त उच्चतम चाल है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि यह बहुत ही सरल के रूप में होती है। क्लियर। तो ये प्रस्तावना के बेस पे हम लोग मनुष्य के नेत्र की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम लोग देख लिया, जिसे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है। इसका आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व प्रकाश का परावर्तन क्या है, एग्जाम में आता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखे, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण ये आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, ये देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होने वाले प्रकाश किरण को, आपतित किरण तथा टकराकर वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, ये दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और टकराकर वापस जाने वाली जो किरण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। चमकदार पृष्ठ, जिसे परावर्ती पृष्ठ कहते हैं, ये आपका परावर्ती पृष्ठ होता है। ये आपका क्या होता है, परावर्ती पृष्ठ होता है। ठीक है, परावर्ती पृष्ठ कहते हैं कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर यहाँ पर आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर परावर्ती पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इस रेखा को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित होने वाली बिंदु आपतित किरण हो गई, ये आपका परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, तो दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, और वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, उससे टकराकर वापस लौटकर जाने वाली प्रकाश किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्लियर।
अब हम जानते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। ये पूछा जाता है परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन सदैव दो नियमों के अंतर्गत होता है। प्रकाश का परावर्तन सदैव दो नियमों के अंतर्गत होता है, जिन्हें परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन केवल दो नियमों के आधार पर होता है, जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। जो आपतित होता है आपतन कोण, जो आर परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, हमेशा आई इक्वल टू आर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। सेकेंड चीज को हम लोग देखते हैं, सेकेंड चीज को देखते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण और परावर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं, सदैव एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के, आपतित किरण परावर्तित किरण और परावर्तन पृष्ठ के, आपतित किरण परावर्तित किरण, जो आपकी आपतित किरण होती है, जो आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण परावर्तित किरण के, आपतित किरण परावर्तित किरण और परावर्तन पृष्ठ के, परावर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। ये वाले, ये आपका आपतित हो गया, ये आपका आपतित, ये आपका परावर्तित, ये आपका अभिलंब, ये आपका अभिलंब। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एन क्यू, ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया, ये आपका क्या कोण हो गया, आपतन कोण, ये आपका आपतन कोण हो गया, ये आपका आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण, ये आपका परावर्तन कोण हो गया। क्लियर। चलिए, तो इसी चीज़ को बोल रहा है। इस पर हम लोग आपतन कोण के दिशा में ए क्यू एन को देख लिए। परावर्तन कोण की सभी नियम के परावर्तन के पृष्ठ, चाहे वह समतल हो, चाहे वह वक्रीय हो, चाहे वह क्या हो, समतल हो, चाहे वह क्या हो, वक्रीय हो, के प्रत्येक बिंदु के लिए वैध है। ऐसी स्थिति में अभिलंब से तात्पर्य पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए स्पर्शी पर लंबी खींचना होता है, अर्थात अभिलंब वक्रता त्रिज्या के अनुदिश आपतन बिंदु को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के क्या होती है, यह अनुरूप होती है। तो परावर्तन के नियम को आप लोग दो चीज़ याद रखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तन पृष्ठ के आपतन पर एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। देखिए भाई, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह नियमित परावर्तन होता है और दूसरा जो परावर्तन होता है वह विस्तृत परावर्तन या अनियमित परिवर्तन होता है। जो दूसरा होता है वह विस्तृत परावर्तन या अनियमित परिवर्तन होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे नियमित परिवर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इर्रेगुलर को देखेंगे। ठीक है, तो नियमित परिवर्तन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अनियमित परिवर्तन को देखेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट को देखते हैं नियमित परिवर्तन। फर्स्ट हम लोग देखते हैं नियमित परावर्तन को। नियमित परावर्तन को, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर, 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 किसी चमकदार पृष्ठ पर, किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इस परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे इस चित्र में देख रहे हो, एक निश्चित दूरी के साथ यहाँ पर आपतन हुई है, एक निश्चित दूरी के साथ यहाँ पर परावर्तन हो गई है। तो इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर होती है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये आपके परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण।
क्लियर। तो आपती नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती है। परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। नियमित परावर्तन के कारण ही किसी परावर्ती पृष्ठ जैसे दर्पण में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। चेहरे से चलने वाली किरणें परावर्ती पृष्ठ से परावर्तित होकर हमारे आंखों में प्रवेश करती है, जिसे हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो नियमित परावर्तन के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देख लीजिए। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है तो इस परावर्तन नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होती है। नियमित परावर्तन के कारण ही किसी परावर्ती पृष्ठ जैसे दर्पण में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। चेहरे से चलने वाली किरणें परावर्ती पृष्ठ से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, जिसे हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो ये था आप लोगों का नियमित परावर्तन। हम लोग देखते हैं अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है या विस्तृत परावर्तन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आकर्षित होती है, आपतित होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। विभिन्न दिशाओं में क्या होती है? बिखर जाती है। इस तरीके से विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं, मतलब विसर्जन हो जाना, विस्तृत हो जाना। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं तो भी परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती है। देखिए ये आपका समांतर है, ये यहाँ पर आपका समांतर है, लेकिन ये समांतर नहीं है। क्लियर। ध्यान रहे, अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती है, लेकिन ध्यान रहे कि अनियमित परिवर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो अनियमित या विस्तृत परावर्तन के अंतर्गत हम लोग इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन के अंतर्गत ये देखें कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर टकराती है, किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में चली जाती है या विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? विस्तृत हो जाती है। इस कारण से इसको हम लोग अनियमित परिवर्तन या विस्तृत परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे कंटेंट को देखते हैं। नियमित परिवर्तन और अविस्तृत परिवर्तन में अंतर को देखते हैं। नियमित परिवर्तन क्या होता है, अनियमित परिवर्तन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसी चीज़ को बोला है कि नियमित परिवर्तन और विस्तृत परिवर्तन में अंतर। विस्तृत परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन भी बोलते हैं, इस चीज़ को आप लोग जानते रहिएगा। चलिए, तो पहला क्रमांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन, यह परिवर्तन पॉलिश युक्त परावर्ती पृष्ठ जैसे दर्पण से होता है। ठीक है, यह परिवर्तन पॉलिश युक्त परावर्ती पृष्ठ जैसे दर्पण से होता है। दूसरा, यह परिवर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे दीवार से होता है। यह परिवर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे दीवार से होता है। सेकेंड चीज़ को देखते हैं भाई। सेकेंड चीज़ क्या है आपका? यदि आपतित किरणें समांतर है तो इस परिवर्तन में परावर्तित किरणें भी समांतर होती है। यदि आपतित किरणें आपका क्या है? समांतर है। यदि आपतित किरणें आपका क्या है? समांतर है, तो परावर्तित किरणें भी क्या होगी? आपकी समांतर होगी। क्लियर। ये आई तो ये आर। यदि आपतित किरणें समांतर है, लेकिन इसमें क्या होता है? आपतित किरणें समांतर है लेकिन परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती है। यदि आपतित किरणें इसमें समांतर है तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती है। क्लियर। तो नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन में अंतर के रूप में हम लोग ये चीज़ देख लिए कि नियमित परावर्तन, यह परावर्तन पॉलिश युक्त परावर्ती पृष्ठ जैसे दर्पण से होता है। और विस्तृत परावर्तन, यह परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे दीवार से होता है। यदि आपतित किरणें समांतर है तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें भी समांतर होगी। और विस्तृत परावर्तन, यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर नहीं होती है।
क्लियर। तो चलिए आगे के कंटेंट को देखते हैं। दर्पण, मिरर्स। अब हम लोग जानते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, परवलयाकार क्या होता है, अति परवलयाकार क्या होता है, इन सब का हम लोग एनालिसिस करते हैं। उस युक्ति को दर्पण कहते हैं, उस युक्ति को दर्पण कहते हैं जो अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है। नियमित रूप से क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। नियमित रूप से क्या कर देता है, बोलने से परावर्तित कर देता है। क्लियर। तो चलिए दर्पण के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि दर्पण वास्तव में क्या चीज़ होती है, किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। क्लियर, वास्तव में क्या क्या चीज़ होती है। तो उस युक्ति को दर्पण कहते हैं, उस युक्ति को दर्पण कहते हैं जो अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। मतलब आपतित आप लोगों को क्या होती है, समांतर होती है, परावर्तित भी क्या होती है, समांतर होती है। व्यवहार में कांच पर व टीन पर मरकरी की यौगिकों का लेप करके दर्पण बनाया जाता है। दर्पण किस तरीके से बनाया जाता है, तो कांच पर टीन व मरकरी की यौगिकों का लेप करके दर्पण बनाया जाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं भाई, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। पहला होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। इसका परावर्ती पृष्ठ समतल होता है, इसका परावर्ती पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। इसका परावर्ती पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। ठीक है। दूसरा गोलीय दर्पण, इसका परावर्ती पृष्ठ गोलीय होता है, इस तरीके से गोलीय होता है। तो ये आपका गोलीय हो गया, ये आपका समतल हो गया। तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। तीसरा होता है परावर्ती पृष्ठ परवलयाकार होता है, ये हो जाएगा परवलयाकार, ये हो जाएगा परवलयाकार। ठीक है। तो समतल दर्पण, इसका परावर्ती पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण, इसका परावर्ती पृष्ठ समतल होता है। दूसरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसका परावर्ती पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं परवलयाकार दर्पण, पैराबोलिक। ठीक है। तो इसका परावर्ती पृष्ठ क्या होता है, परवलयाकार होता है। इसका पृष्ठ क्या होता है, बोलने से परवलयाकार होता है। तो दर्पण, उस युक्ति को दर्पण कहते हैं जो अपने में आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है, उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं, जिसके कारण हमको अपना फेस, अपना चेहरा दिखाई देता है। तो व्यवहार में कांच व टीन पर मरकरी का लेप करके, व्यवहार में कांच पर या टीन पर मरकरी के यौगिकों का लेप करके दर्पण बनाया जाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसका परावर्ती पृष्ठ समतल होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्ती पृष्ठ गोलीय होता है। परवलयाकार दर्पण जिसका परावर्ती पृष्ठ परवलयाकार होता है। क्लियर। तो प्रतिबिंब, इमेज कैसे बनता है, इमेजेस। ठीक है, मतलब प्रतिबिंबियाँ, प्रतिबिंब। इमेज आपका किस तरीके से बनता है, ठीक है, जो आपका इमेज है, इमेज को बनाए रखिए। आपका इमेज जो होता है, आपका जो चित्र होता है, वो किस तरीके से बनता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आगे देखने वाले हैं हम लोग प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग, प्रतिबिंब के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देखते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, प्रकाश, किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, 2 चीज़ होती है। ठीक है। किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, कोई भी आपका बिंदु है, उस बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का, उस बिंदु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। तो किसी बिंदु से चलने वाली किरणें, कोई भी बिंदु है से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, डेफिनेशन के रूप में आप लोग इस चीज़ को देखोगे कि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में किसी बिंदु वस्तु से असंख्य किरणें निकलती है, किंतु उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल, वास्तव में किसी बिंदु वस्तु से असंख्य किरणें निकलती है। अब कोई भी बिंदु है भाई, इस बिंदु वस्तु से असंख्य किरणें निकलेगी, इसे कोई ठीक ठिकाना नहीं है, बहुत सारे निकलेंगे।
आपको थोड़ी पता है कांच जब चिटक जाता है, देखना इस तरीके के रे बनता है, इस तरीके से बनता है ना, आप लोग देखे होंगे। क्लियर। तो वास्तव में किसी बिंदु वस्तु से असंख्य किरणें निकलती है, किंतु उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल 2 किरणों का लेना ही पर्याप्त होता है। केवल 2 किरणों का लेना ही क्या होता है? पर्याप्त होता है। हमको कितना किरण लेना है भाई? 2 किरण ही लेना है, तो यही पर्याप्त होता है। ये किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो प्रतिबिंब बिंदु से होकर गुजरती है, यह पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिलती है। अर्थात प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। प्रतिबिंब बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु वस्तु से चलने वाली अन्य समस्त किरणें भी प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? तो प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है। प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, या तो प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, जिसको आप लोग क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब एग्जाम में आता था कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए, क्लास 8 के रूप में बोर्ड पेपर जब होता था तब के समय से ये चलते आ रहा है। ठीक है। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ये जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में किसी बिंदु वस्तु से असंख्य किरणें निकलती है, किंतु उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल 2 किरणों का लेना ही पर्याप्त होता है। ये किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाते हैं या पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिलती है। अर्थात प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु वस्तु से चलने वाली अन्य समस्त किरणें भी प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है या प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो हम लोग इसको डिटेलाइज करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है या आभासी प्रतिबिंब क्या होती है। फिलहाल आपको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वास्तव में किसी बिंदु वस्तु से, देखिए यहाँ पर इस कंटेंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, वास्तव में किसी बिंदु वस्तु से असंख्य किरणें निकलती है, किंतु उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल 2 किरणों का लेना ही पर्याप्त होता है। ये किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो प्रतिबिंब बिंदु से होकर गुजरती है या पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिल जाती है। अर्थात प्रतिबिंब बिंदु से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु वस्तु से चलने वाली अन्य समस्त किरणें भी प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है या प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रतिबिंब हमारे 2 प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहला जानेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, दूसरा हम लोग जानेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होती है। चलिए, तो पहला रियल इमेज के बारे में जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है भाई, इसके बारे में हम लोग पहला जानते हैं। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें कोई भी है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें कोई भी है, यहाँ पर देखिए जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु से होकर गुजरती है, प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती है, तो उस प्रतिबिंब वास्तविक, तो उसे हम लोग प्रतिबिंब क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या प्रतिबिंब बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु से होकर गुजरती है, तो उस प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसमें एक वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? आपका उल्टा बनता है। हम इस तरीके से देख रहे हैं, उल्टा बनता है तभी वो हमको सीधा दिखाई देता है। क्लियर? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, रियल इमेज कहलाएगा। तो रियल इमेज में आप लोग क्या पढ़ लिए? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु से होकर गुजरती है, तो उसको हम लोग उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो पर्दा देखते हो ना आप लोग यहाँ पर थिएटर वगैरह में, वो सेम इसी का कास्टिंग रहता है। सेकेंड देखते हैं भाई, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल बोलते हैं ना, आप लोग इस वर्ड को यूज किए होंगे, हर तरफ होता है इसी का यूज। आभासी प्रतिबिंब क्या होती है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली
जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिलती है, अर्थात प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिलती होती है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें जो होती है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, या तो परावर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा भाई, उसके पश्चात अगर पीछे बढ़ने पर प्रतिबिंब बिंदु पर मिलती है तो इस प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब दोनों में अंतर देखते हैं भाई। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर लिखिए, तब आप लोग यहाँ से लिखोगे, ठीक है। 2 नंबर का आएगा तो 2 पॉइंट, 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को देखते हैं हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है और आभासी प्रतिबिंब क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहला क्रमांक के अनुसार देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। पहला हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं, ठीक है। इससे होकर प्रकाश किरणें जाती है तथा बिंदु वस्तु पर प्राप्त होती है। इससे प्रकाश किरणें जाती है तथा बिंदु वस्तु पर क्या होती है? प्राप्त होती है। इससे होकर प्रकाश किरण नहीं जाती है, अपितु इससे होकर आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। इससे आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। मतलब वास्तव में है आभासी, मतलब लग रहा है संदेह टाइप से, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब का वो सदैव उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, और जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? सीधा बनता है भाई। तो कौन सीधा बनता है? आभासी प्रतिबिंब। कौन उल्टा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को वास्तव पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर हो गया। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है प्रकाश किरणें से होकर गुजरती है तथा बिंदु वस्तु पर जाकर के मिलती ही है। आभासी प्रतिबिंब इससे होकर प्रकाश किरणें नहीं गुजरती अपितु आती हुई प्रतीत होती है। इससे कोस ये सही है, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो यह था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण से किस तरीके से समतल दर्पण से किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो समतल दर्पणों से बने प्रतिबिंबों से संबंधित निम्न तथ्य होते हैं, जिसको आप लोगों को इंपॉर्टेंस के बेस पे आप लोगों को देखना है, इसको याद रखना है भाई। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पणों से बने प्रतिबिंबों से संबंधित निम्न तथ्य होता है। तो पहला देखते हैं भाई, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण से बना। तो पहला देखते हैं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों से संबंधित निम्न तथ्य होते हैं। समतल दर्पणों से बने प्रतिबिंबों से संबंधित निम्न तथ्य होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई। तो पहला जो होता है वह समतल दर्पण द्वारा, जो आपका पहला चीज़ है वो क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। पहला जो होता है समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर बोल रहे देखिए इस चीज़ को, जो आपका प्लेन मिरर है। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है, आभासी होगा और क्या होगा, सीधा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। क्लियर? चलिए, तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों से संबंधित निम्न तथ्य। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा, यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है, जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में,
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। वस्तु के पार्श्व क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपना दायां हाथ हिलाएं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ प्रतीत होता है। जाहिर सी बात है, आप लोग इसको प्रैक्टिकल बेस पे आप लोग कर सकते हैं। समतल दर्पण में आप लोग ये कर सकते हैं कि जब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं, जो आपका पार्श्व होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। यदि समतल दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपना दायां हाथ हिलाएं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ प्रतीत होता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व आपको बदल जाता है, इस कारण से इसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं या पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब के लिए आपके पास निम्न तथ्य दिए गए थे। 3 तथ्य है यहाँ पर, जिसमें आप लोग पहला में क्या देखें कि समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के बराबर होता है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है। और तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपना दायां हाथ हिलाएं तो वह प्रतिबिंब बायां हाथ हिलता प्रतीत होता है। इस घटना को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। आगे इसका कंटेंट को देखते हैं भाई। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना युवान देखना चाहे, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में, इस चीज़ को देखिए, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना युवान देखना चाहे तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई को उसकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। उसकी ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो चौथा नंबर में ये चीज़ दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना युवान देखना चाहे तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई को उसकी ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। और पांचवा चीज़ में ये बोल रहा है भाई, देखिए, यदि आपतित किरण ये जो आपतित होती है इस तरीके से, कोई भी पृष्ठ पर इस तरीके से आपतित होती है, तो यदि आपतित किरण की क्या होती है? स्थिर। यदि आपतित किरण की स्थिर रखकर दर्पण की क्षय कोण से घुमाया जाए, दर्पण को हम लोग क्षय कोण से या 60 कोण के रूप से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 20 कोण से घूम जाता है। 6 कोण से घुमाएंगे तो आपका जो वो रहता है किस कोण से घूम जाता है? 20 कोण से आप लोगों का घूम जाता है। तो इस चीज़ को देखिए, यदि आपतित किरण की स्थिर रखकर दर्पण की क्षय कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 20 कोण से क्या हो जाती है? घूम जाती है। और छठवां नंबर हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति एक कमरे के बीचों बीच खड़ा है। यदि वह पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण का प्रतिबिंब भी इसी के अनुरूप होगा। क्लियर? तो ये चीज़ था हमारे पास। हम लोग क्या क्या देख लिए यहाँ पर, देखिए हम लोग ये चीज़ देख लिए, देखिए क्या क्या देख लिए हैं। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना युवान देखना चाहे तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई को उसकी ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। जितनी ऊंचाई है उसकी आधी होनी चाहिए। जैसे कि कोई आपका इस तरीके से इतने हाइट का है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में युवान देखना चाहे, समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई को उसकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तो कम से कम इसकी आधी इस तरीके से होनी चाहिए। यदि आपतित किरण के स्थिर रखकर दर्पण की क्षय कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 20 कोण से घूम जाता है। एक व्यक्ति एक कमरे के बीचों बीच खड़ा है। यदि वह पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण का प्रतिबिंब इसी तरीके से होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फीयर, जिसको स्फीयर बोलते हैं ना, स्फीयर गोला, वही स्फेरिकल मिरर होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो गोलीय दर्पण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट कर उसका एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का क्या होने लगता है? परावर्तन होने लगता है। चूंकि परावर्तित पृष्ठ गोलीय होता है, इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तित पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है, उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। परवलय होता है उसको परवलयाकार बोलते हैं। समतल होता है उसको समतल बोलते हैं। तो उसी प्रकार गोलीय दर्पण को हम लोग देखते हैं। देखिए, यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट कर उसका एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। चूंकि परावर्तित पृष्ठ गोलीय होता है, इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं भाई। आपका जो गोलीय दर्पण होता है
आपका जो गोलीय दर्पण होता है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण आपके 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला आपका अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर। पहला जो होता है अवतल दर्पण होता है, इसका परावर्तित पृष्ठ दबा हुआ होता है, इसका परावर्तित पृष्ठ दबा हुआ होता है, इसका परावर्तित पृष्ठ दबा हुआ होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसका परावर्तित पृष्ठ उभरा हुआ होता है, इसका परावर्तित पृष्ठ उभरा हुआ होता है। क्लियर? ये आपका अवतल के बेस पे हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका उत्तल के बेस पे हो जाएगा। ये उत्तल, ये आपका अवतल। तो उसी चीज़ को बोल रहा है गोलीय दर्पण में, यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट कर उसका एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। चूंकि परावर्तित पृष्ठ गोलीय होता है, इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण होता है, इसका परावर्तित पृष्ठ दबा हुआ होता है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, इसका परावर्तित पृष्ठ क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया कि यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट कर उसका एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। चूंकि परावर्तित पृष्ठ गोलीय होता है, इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्लियर? चलिए, इसकी कुछ परिभाषाएं होती है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला होता है ध्रुव पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य बिंदु को पोल बोलते हैं, 1 पोल 2 पोल। तो ध्रुव पहला होता है गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण को ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसका पी के रूप में दर्पण का ध्रुव होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ गोलीय दर्पण का दर्पण गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण के गोले का जो भाग रहेगा, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष को देखते हैं। वक्रता केंद्र के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, वक्रता केंद्र के बेस पे गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य केंद्र जो होता है वही आपका वक्रता केंद्र के अंतर्गत होता है, जिसमें सी वक्रता केंद्र होता है। वक्रता त्रिज्या को देखते हैं, रेडियस को। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होती है, इसे हम लोग r से दर्शाते हैं, मतलब PC = R। और जो 4th नंबर का जो चीज़ होता है वो मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, जो कि PC में मुख्य अक्ष के रूप में काम कर रहा है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण की परिभाषा देख लिए, गोलीय दर्पण देख लिए, प्रवर्तन देख लिए, अपवर्तन देख लिए, परावर्तन के नियम देख लिए, आपतित किरण देख लिए, परावर्तित किरण देख लिए। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन से गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। तब तक के लिए अलविदा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।